और उसके बाद जो कहानी हुई उसके बारे में हमने आपको डिटेल से बताई कि ना, पहले तो कई डेट्स लगाए रिप्लाई फाइल करने में ही इन्होंने कई बेंच बदल गए। जस्टिस सारंग कोतवाल के बाद आ गए जस्टिस गडकरी, जस्टिस भोसले, फिर किसी और जस्टिस के बेंच में लगा। वहां पर जो सीबीआई के जो वकील थे वो जस्टिस बन गए थे और उसी बेंच में था। तो उन्होंने कहा कि इस केस से मुतल्लिक हम वकील रहे हैं तो हम इस केस को नहीं सुन सकते। उसकी वजह से फिर दूसरा बेंच बना। उसके बाद फिर आलोक राधे आए। उसके पहले आलोक राधे चीफ जस्टिस आए मुंबई हाई कोर्ट में। आलोक राधे ने पीआईएल की सुनवाई कर ली 2025 फरवरी 2025 में पीआईएल की सुनवाई की। आलोक राधे चले गए वहां से। आलोक राधे ने 2 सुनवाई की, उसके बाद वहां से चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। फिर दूसरे जज आए, उन्होंने सुनवाई शुरू की। जस्टिस चंद्रशेखर आए। जस्टिस चंद्रशेखर ने अब दूसरे बेंच में चल रहा था, उसके बाद जस्टिस चंद्रशेखर के पास आया मामला। जस्टिस भोसले, जस्टिस गडकरी, जस्टिस सारंग कोतवाल, इन सब से होते हुए ये मामला आया जस्टिस चंद्रशेखर के पास जो चीफ जस्टिस के बेंच में था। और आखिरी 2 हियरिंग हुई और जस्टिस सारंग कोतवाल के ही सवाल को जस्टिस चंद्रशेखर ने पूछा कि भाई एफआईआर अभी तक इसमें हुआ है क्या? जवाब आया नहीं आया। तो बहुत गुस्से में थे जस्टिस चंद्रशेखर, भाई इस मामले में एफआईआर हुआ क्यों नहीं? उसके बाद मित्रों क्या खेल हुआ मैं बताता हूं आपको। खेल यह हुआ कि जस्टिस चंद्रशेखर जी को सुप्रीम कोर्ट में जज बनना था। अब ये माया है और सच्चाई से क्यूबाइड नेटवर्क पीछे नहीं हटेगी। पूरे डंके की चोट पर बोलेगी और बोलती ही रहेगी। आप लाख हमें दबाने की कोशिश करो, हम दबने वाले नहीं हैं। जस्टिस चंद्रशेखर के ऊपर बड़ी गंभीरता से मैं ये आरोप लगाता हूं कि जस्टिस चंद्रशेखर ने जब पहली सुनवाई की उसी दिन, चूंकि ये 1.5 साल से मामला चलता आ रहा था, सब कुछ उनके संज्ञान में था, जस्टिस चंद्रशेखर पहले ही दिन एफआईआर का आदेश दे सकते थे। उन्होंने आदेश नहीं दिया। उन्होंने फिर वही काम किया जो जस्टिस भोसले ने और जस्टिस गडकरी ने किया। जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी टेबल टेनिस खेलते रहे। इस पूरे प्रकरण के साथ टेबल टेनिस खेलते रहे। जब केस लॉ एडवोकेट नीलेश ओझा उनके सामने दे रहे थे कि मिलॉर्ड आपके सामने ये 2-3 ऑप्शन है और ये सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच का जजमेंट है या सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। वो केस लॉ ये कहता है कि अगर कोई डिजीज्ड का, किसी पीड़ित का परिजन आकर के स्वयं प्रार्थना करता है और इतना गंभीर केस है, ये गैंगरेप और हत्या का मामला है, ऐसी परिस्थिति में आपको एफआईआर का आदेश देना ही पड़ता है। उसके पहले जितनी भी जांच प्रक्रिया है वो सेट असाइड हो जाता है, ये केस लॉ कहता है। और ये 50 वर्ष के बाद भी अगर आएगा तब भी आपको ये सुनना पड़ेगा। सिंपल केस लॉ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें कि उनको कानून की किताब के पन्ने पलटने पड़ते। तो दोनों ने क्या किया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। जस्टिस भोसले और गडकरी दोनों एक दूसरे से कुछ अपना बात करते रहे और उसके बाद उन्होंने इसको फिर अगली तारीख दे दी। जो भी वहां पर आया वो तारीख देने का काम किया। जो जज भी आए वो तारीख देते चले गए और तारीख पर तारीख पड़ती रही। सिंपल केस में जिसमें फौरन से पेशतर एफआईआर होना चाहिए था, एफआईआर नहीं किया गया। कितने जज बदल गए। जस्टिस आलोक राधे आए, कहां से आए? वो तेलंगाना से आए। तेलंगाना से आते ही सबसे पहले उन्होंने 7 दिन के अंदर में मैटर ऑन हाई बोर्ड लिया। 7 फरवरी, अगर मैं डेट नहीं भूल रहा हूं, 7 फरवरी 2025 की बात है। 7 फरवरी 2025 या फरवरी 2025 में, एग्जैक्ट अगर तारीख मुझे याद नहीं आ रही है, फरवरी 2025 में जस्टिस आलोक राधे ने आते ही मैटर ऑन हाई बोर्ड ले लिया, सुनवाई शुरू कर दी। और इसी लाइन पर सुनवाई शुरू हुई, भाई एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो जस्टिस आलोक राधे 1-2 हियरिंग किए, गायब, खत्म खेल। फिर वो प्रमोशन में चले गए, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। फिर नए जज आ गए और उसके पहले 3 बार ये बेंच बदला गया। सारंग कोतवाल के बाद ट्रांसफर हो गया, गोवा का हाई कोर्ट चले गए, पता नहीं कहां गए वो। फिर वहां से वो तब्दील हो, उनका ट्रांसफर हुआ, फिर वो मुंबई हाई कोर्ट में आए, फिर उनके पास बेंच में गया,
फिर वो उस बेंच से निकल करके फिर आ गया जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के पास। क्यों? क्योंकि जस्टिस सारंग कोतवाल के साथ एक और जो डबल जजों की बेंच इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। हमेशा सिंगल बेंच हुआ नहीं, एक बार सिंगल बेंच लगी थी, एक बार, और वो कहां गई थी? पहला ही खेल हुआ था जिसको हमारे एडवोकेट नीलेश ओझा ने पकड़ लिया उस खेल को। और वो खेल क्या था? जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में इस केस को ट्रांसफर कर दिया गया और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ गंभीर आरोप एडवोकेट नीलेश ओझा ने लगाए और कहा कि यहां पर हमें न्याय नहीं मिल सकता है, और वही हुआ। फिर के बदला गया। बाद में एडवोकेट नीलेश ओझा को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रोसीडिंग से गुजरना पड़ रहा है। 5 जजों की बेंच लगा दिया इनके खिलाफ। 5 जजों की बेंच बैठ गई कि आपने कंटेम्प्ट किया है, आपने माननीय अदालत का अपमान किया है, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बारे में पब्लिकली आपने उनको डिफेम किया है। और जब इनकी हियरिंग शुरू हुई, 5 जजों की बेंच ने शुरू किया यह कहते हुए कि आप पब्लिक में क्यों गए? आपको जो कुछ भी कहना था अदालत के अंदर कहते। श्रीमान नीलेश ओझा जी ने कहा कि साहब, मैंने अदालत के अंदर 2 साल पहले लिखित रूप में 300 पेज का कंप्लेंट दिया हुआ है, अदालत उस पर बैठी हुई है, सुनवाई नहीं कर रहे, मेरा क्या दोष है? तो मैं आप पब्लिक में नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? फिर 5 जज चुप हो गए। अब उनकी फिर हियरिंग हो ही नहीं रही है, चुप हो गए हैं 5 जज, चुप्पी लग गई है। यह है जुडिशियल सिस्टम मिलॉर्ड। अभी चर्चा हो रही है कि 75 जज घूम रहे हैं लंदन, मुझे नहीं मालूम किस लिए घूम रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि रंग रैलियां मना रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे लोग थंबनेल दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। और अगर ये रंग रैलियां नहीं है तो कार्रवाई कीजिए मिलॉर्ड, कीजिए कार्रवाई। आप क्यों नहीं कर रहे हैं मिलॉर्ड कार्रवाई? कौन रोक रहा है आपको कार्रवाई करने से? इस तरह का थंबनेल होगा। आप अगर लंदन गए हैं, किसी काम से गए होंगे, किसी सेमिनार में गए होंगे, और इस तरह का थंबनेल बनाया जाए 75 जज लॉ मिनिस्टर के साथ रंग रैलियां मना रहे हैं, अगर इस तरह की बात है तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो शंका को बल दे रहे हैं। फिर जनता आपके तरफ उसी निगाह से देखेगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं मिलॉर्ड, मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुखातिब हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड में चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी से बात कर रहा हूं अभी कि मिलॉर्ड, आप गए थे लंदन, आपके साथ और भी गए थे 75 जज 70 जज, जो भी जज हैं, जिसकी संख्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सोशल मीडिया पर थंबनेल पड़ा हुआ है, थंबनेल, कि 75 जज लॉ मिनिस्टर के साथ लंदन में रंग रैलियां मना रहे हैं। बताइए, अगर इस तरह का थंबनेल है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधीन नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। आप बोलिए कि रंगरेलिया को आप साबित कीजिए कि मैं कौन सा रंगरेलिया मना रहा था। आप इस तरह से डिफेम करेंगे जज को? नहीं कर रहे हैं, नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आप इग्नोर कर रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है कि अपनी आलोचना सुनने के लिए भी आप तैयार हैं, और जो सत्य नहीं है उसको ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आपके बारे में टेक्स्ट बुक में कुछ कोई लिखा जो सर्वथा उचित था, सर्वथा उचित, जिसके कारण से आपकी इतनी भग पिट रही है, ये यही क्यूवाइब नेटवर्क है जिसने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, आपके तारीफ में, आपके फैसलों की तारीफ में लगातार सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स किए, सीरीज ऑफ रिकॉर्डिंग्स की, और आपने देखे होंगे हमारे कार्यक्रम को। यही क्यूवाइब नेटवर्क था, यही आशुतोष पाठक था, इसी दमदार तरीके से आपके समर्थन में बोल रहा था। लेकिन उसके बाद आप फंस गए दलालों के चक्कर में, उन्होंने आपके कान में भर दिया, और फिर आपने क्रेडिबल एकेडमिशियन के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की, बीभत्स टिप्पणी की कि घर घर, गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर आपकी आलोचना भरपूर होने लगी। भर्त्सना ऐसी हुई कि आप झेल नहीं पाए, और फिर उसके बाद आपके मुंह से निकल गया कोकरच, उसके बाद तो भदी पिट गया। तो जो रही सही साख थी वो भी आपने गंवा दी, और अब आप खुलेआम लोग कह रहे हैं कि 50-75 जज रंगरेलियां मना रहे हैं।